छत्तीसगढ़ में इस समय निकाय चुनाव का महासमर तेज है। ऐसे में राजनीतिक खींचतान के बीच कांग्रेस और भाजपा की ओर से आए दो पत्रों ने सियासी भूचाल मचा दिया है। पहला पत्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा है, जिसमें कांग्रेस ने शिकायत की है कि संवैधानिक पद में रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस के पत्र के जवाब में दूसरा पत्र सामने आया। दूसरा पत्र डॉक्टर रमन सिंह ने लिखा है। इस पत्र में डॉक्टर रमन सिंह सभी दल के विधायक और सांसदों को कुंभ चलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। भरे चुनाव में एक ओर जहां डॉक्टर रमन सिंह पर प्रचार करने की बात पर उंगलियां उठ रही हैं, वहीं डॉक्टर रमन सिंह के पत्र ने कुंभ वाला दांव खेलकर गेंद विरोधियों के पाले में डाल दी है। अब इस पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। 13 फरवरी को अच्छा है भाई, जले जाए, क्योंकि 15 साल का पाप तो धुला नहीं है और 1 साल में तो इतना पाप किए हैं, तो जरूर पाप इनको धोने जाना चाहिए। प्रत्याशियों के समर्थन में मधुसूदन यादव जी, जो महापौर के हमारे प्रत्याशी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हैं, माननीय प्रभारी मंत्री दयालदास जी आए हैं। अब शहर को और विकसित करने की दृष्टि से मधुसूदन जैसे सक्रिय, सजग और जागरूक व्यक्ति को बहुमत के साथ जिताए, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। 2 महत्वपूर्ण विषय में मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ घोषणा की, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस की इन बयानों से बहुत स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे के बजाय मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। आज मुद्दा विहीन कांग्रेस ऐसे ही मुद्दे जनता के बीच लाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता ये है, नगरीय निकायों के चुनाव है, विकास के मुद्दे पर हो रहा है। विकास की चर्चा कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। बीजेपी इस बात को भली भांति समझ रही है कि कुंभ सभी की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के बड़े नेताओं की दूरी ने कुंभ को लेकर कांग्रेस के रुख को असमंजस में डाल दिया है। इसलिए बीजेपी कुंभ पर कांग्रेस की स्थिति को लेकर राजनीतिक दांव चल रही है। भरे चुनाव के बीच अब स्थिति ये है कि कुंभ को कांग्रेस हाँ कहे या ना, दोनों ही स्थिति में राजनीति कुंभ पर फिर केंद्रित होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक ऐसे लेटर पॉलिटिक्स में जिसमें इस समय राजनीतिक पार्टियां उलझी हुई नजर आ रही हैं। जी हां, 2 ऐसे पत्र जिसमें अपने अपने तरीके की राजनीति दोनों ही पार्टियों ने खेलने की कोशिश की और इसे ही हम डिकोड करेंगे कि आखिर कांग्रेस का लेटर क्या कहता है और बीजेपी की ओर से जो लेटर आया, यानी डॉक्टर रमन सिंह की ओर से जो लेटर आया है, उसमें क्या राजनीतिक निहितार्थ छिपे हुए हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या डॉक्टर रमन सिंह फंसे हुए हैं, क्या उन्हें ये कुंभ यात्रा का दांव बचाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष देवा देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि निकाय चुनाव तेज है, आप लोग जानते हैं कि 2 दिन बचा है प्रचार को और इसलिए प्रचार धुआंधार जारी है। तो राजनांदगांव में भी जब प्रचार हुआ तो स्थानीय विधायक होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष भी वहां शामिल हुए और यही बात खटक गई कांग्रेस को और कांग्रेस ने आनन फानन में शिकायती पत्र तैयार कर लिया। और इस पत्र का मजमून कुछ इस तरीके से है कि विधानसभा अध्यक्ष नैतिकता छोड़कर प्रचार कर रहे हैं पार्टी के कैंडिडेट्स का। क्या ये सही है और कितना इसमें दम है, पहले कांग्रेस से ही जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस क्या तर्क दे रही है और कांग्रेस को क्यों लगता है कि विधायक को उस मंच में नहीं होना चाहिए। देवा जी, कांग्रेस ने शिकायत की है, क्या है कांग्रेस की शिकायत का आधार? आप लोगों की शिकायत में क्या कुछ कहा गया है? हमारे शिकायत में आज श्रीमान राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय अटल नगर नवा रायपुर के समक्ष हमने लिखित शिकायत की है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, वो आसन्न नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस पर हमने आपत्ति किए हैं क्योंकि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं और संवैधानिक पद पर हैं,
इसलिए वर्तमान समय में नगरीय निकाय चुनाव 2025 में भाजपा का जो प्रचार प्रसार करना आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। संवैधानिक पद पर रहते हुए वो कैसे प्रचार प्रसार करेंगे? वो इसी पर हमने आपत्ति किए हैं और शिकायत की है। नहीं, वो विधायक भी हैं, इस नाते भी मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर करने का एक प्रोटोकॉल भी होता है, इस लिहाज से गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। विधायक हैं तभी तो सभी विधायक मिलकर अध्यक्ष बनाते हैं, इसलिए संवैधानिक पद पर है वो। और संवैधानिक पद पर होते हुए किसी भी पार्टी विशेष का कैसे प्रचार प्रसार करेंगे वो? क्या यह अध्यक्ष पद का जो संवैधानिक पद का दुरुपयोग नहीं है? इसको दुरुपयोग ही माना जाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू है छत्तीसगढ़ में, फिर ऐसी स्थिति में भाजपा का प्रचार प्रसार क्यों किए? ठीक ये है, तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, इसी का शिकायत हमने किए हैं। कहाँ लिखा है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष है और संवैधानिक पद पर आसीन है और किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार करे? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस की ये शिकायत अपनी जगह पे है, लेकिन जवाब में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो कि डॉक्टर रमन सिंह के पत्र के रूप में हमें देखने को मिली। और डॉक्टर रमन सिंह अब इस चुनाव से अलग हटकर कुंभ की तैयारी में लग गए हैं और सभी विधायकों को वो कुंभ ले जाना चाह रहे हैं। 13 तारीख को जाना है और 11 तारीख को इसकी सहमति दी जानी है जब परिणाम आता रहेगा निकाय चुनाव का। निशिकांत जी की ओर चलते हैं। निशिकांत जी, ये प्रचार कर रहे थे डॉक्टर रमन सिंह, इसका तो जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ जो पत्र आया है उसे ही जवाब मानकर ये कोशिश की जा रही है, समीकरणों को समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर डॉक्टर रमन सिंह कहना क्या चाहते हैं। सारे कांग्रेसियों को भी आप लोग कुंभ ले जाना चाहते हैं, वो तो दूरी बना के रखे हुए हैं अभी। मोहन जी, आपको, बड़े भाई अनिल द्विवेदी जी को और विधि प्रकोष्ठ के जो हमारे देवा भाई हैं उनको भी संध्या जोहार। अब विषय ये है कि क्या विधानसभा स्पीकर जो है प्रचार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हमारे भाई ने कहा, देवा जी ने, कि नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से डंके के चोट पे कहता हूँ कर सकते। और जो अपना चुनाव आयोग है उसने कई बार इस पे निर्देश भी दिए हैं। ऐसा ही कुछ आरोप इन्होंने पिछली बार तोमर जी के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी लगाया था। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि वो विधायक भी हैं और सदस्य भी हैं विधानसभा के और प्रचार कर सकते हैं। लेकिन देवा जी, क्या आप टीवी को देख पा रहे हैं क्या अभी? मेरा एक सवाल है आपसे। नहीं, अभी नहीं देख। नहीं, मैं फोन में हूँ सर। जी जी, सुन रहे हैं वो। अच्छा, फोन में है। अच्छा, फोन में है तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताते हुए दिखाता हूँ। ये है चरणदास महंत जी, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ने के लिए। ये मौन सत्याग्रह चरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष होते हुए रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीटिंग करते हुए विधानसभा के समय, ये सारी चीजें फोटो में आपको दिखा रहा हूँ। देखो देवा जी, क्या है, आचार संहिता नहीं लगा था, आदर्श आचार संहिता नहीं लगा था जो आप बता रहे हैं ना। देवा जी, मैं आदर्श आचार संहिता नहीं लगा था उस समय। आपको आज इसलिए मौका मिला है कि कांग्रेस आज रणछोड़ दास बन गई डिबेट से, इसलिए आपको आज दिया गया मौका। लेकिन विषय यह है कि आपने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। मैं भी मतलब एजुकेशन से एडवोकेट हूँ, मैं अक्षर से बता रहा हूँ आपको कि विधानसभा स्पीकर चुनाव प्रचार कर सकता है। कायदे से आप पूरी बात सुनिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप गए हैं आयोग में, आयोग आपको रिप्लाई करेगा, वो विषय नहीं। देखिए, नगर निगम में संभावित हार को देखते हुए कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में आ गई है। ये गलत है। एक तरफ धमतरी में बी फॉर्म नहीं भर पा रही कांग्रेस पार्टी, लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते और चुनाव में उतरे हैं, चुनावी समर में आधे मन से। तो स्थिति ये है कि विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण में करारी हार खाने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसी बिलबिलाई है तो कुछ नहीं मिल रहा तो यही कर लेते हैं। लेकिन पूर्ववर्ती, मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया मोहन जी, कि चुनाव के समय अगर तोमर जी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो इन्होंने ऐसा ही आरोप लगाया था और चुनाव आयोग से बोला था दखल दीजिए। चुनाव आयोग ने, नेशनल चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि विधानसभा स्पीकर प्रचार प्रसार राजनीतिक कर सकता है और राजनीतिक व्यक्ति ही है। दूसरा विषय आपने उठाया कुंभ के लिए। वास्तव में अभी बुझे हुए दीपक ने कहा कि पाप धोने जाते हैं वहां कुंभ में। मुझे आज स्पष्ट हो गया कि बुझे हुए दीपक अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, वो ईसाई मिशनरी के चंगुल में है। इसलिए इतना बड़ा महापर्व चल रहा है, उसको पाप से जोड़ने वाला ये पापी
को देश और प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसीलिए इनका विधानसभा के समय दिया बुझ गया। मोहन जी, कुंभ में आमंत्रित करना क्या दिक्कत है? आखिर तो आप विधानसभा के सदस्य हो ना। हमारा मुद्दा कुंभ नहीं है। 90 के 90 विधायक जो है हमारे विधानसभा के सदस्य की बात कीजिए, तो उनका आमंत्रित करना आपका नियम में। देवा जी मौका देंगे, आएगा मौका आएगा, इनकी बात हो जान दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। जी मोहन जी, इस प्रकार की टिप्पणी करना कि पाप धोने जा रहे हैं, यही निर्लजता और सनातन विरोधी भावना के कारण कांग्रेस पार्टी गर्त में चली गई है। झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता नहीं है, नेतृत्व करता नहीं है। दिशाहीन कांग्रेस और मुद्दा विहीन कांग्रेस आज इस स्तर पर आ गई है कि कुंभ का विरोध करने के लिए ईसाई मशीनरी का उपयोग कर रही है। ये बुझे हुए दीपक 100% कन्वर्ट हो गए, इसलिए इस भाषा का उपयोग। जी मोहन जी, ठीक है, चलिए, ये तो एक आरोप है और हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। कौन किसके प्रति आस्था रखता है वो उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन इस तरीके की चीजें जब राजनीति में आती हैं तो राजनीतिक नजरिए को लोगों को समझाना जरूरी होता है, इसलिए हमने ये विषय उठाया। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, इन दोनों पत्रों को क्या समझा जाए? क्या इसका निकाय चुनाव से कुछ कनेक्शन है, कुछ सियासी कनेक्शन दिखता है क्या आपको? देखिए मोहन जी, राजनीति में प्रत्येक कदम एक सियासी चाल माना जाता है, चाहे वो विपक्ष का सरकार के खिलाफ हो, चाहे सरकार का विपक्ष के खिलाफ हो। जहां तक डॉक्टर रमन से कांग्रेस की शिकायत का सवाल है चुनाव आयोग से, मैं निश्चित तौर पर ही मानता हूं कि ये प्रत्येक व्यक्ति के संविधान में कुछ चीजें अंतरात्मा के आवाज पर छोड़ी गई हैं, कुछ चीजें नैतिकता के अधिकार पर छोड़ी गई हैं, कई जगह एकदम हार्ड लाइन संविधान में नहीं दी गई है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष या मुख्यमंत्री कभी कभी अंतरात्मा की आवाज पर फैसले करते हैं, और यही डॉक्टर रमन सिंह के साथ भी जुड़ा हुआ है। बाकी तो कांग्रेस के विचारक ने कही दिया है कि चुनाव आयोग इस पर अंतिम फैसला करेगा। अब जहां तक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के उस पत्र का सवाल है जिसमें उन्होंने पूरी कांग्रेस विधायकों को कुंभ के लिए आमंत्रित किया है, विधानसभा अध्यक्ष है, अगर वो यहां से विधायकों को कुंभ के स्नान के लिए ले जाना चाहते हैं तो वो कांग्रेस के विधायकों को कैसे छोड़ सकते हैं? कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है, कल से वही कांग्रेस कहेगी कि आपने तो हमें आमंत्रित ही नहीं किया। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह अपनी तरफ से कोई चूक नहीं रहने देना चाहते, इसलिए उन्होंने ये पत्र और कांग्रेस विधायकों को आमंत्रित किया है। अब कांग्रेस उसमें जाना चाहेगी, कुंभ में स्नान करेगी या नहीं करेगी, ये उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इसकी समीक्षा इतनी करूंगा कि कांग्रेस ने लगातार जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर के फैसले किए हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी नुकसान में है, और यह बात कांग्रेस के बड़े नेता भी जानते हैं, कार्यकर्ता भी जानते हैं और अफसोस भी जताते रहे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन का मुद्दा था, कांग्रेस वहां नहीं गई, उसे करारी हार का सामना करना पड़ा उसे। तो यह बात है। दूसरी बात, कांग्रेस के लोग कुंभ में जाके स्नान नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कुंभ में जाते थे और उनकी फोटो वायरल हुई है, वो कुंभ में स्नान करते थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वे भी हिंदू मंदिरों में और वहां जाकर के रुद्राक्ष की माला पहन करके हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करती रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस ने जिस तरह 80% वोट बैंक को नजरअंदाज किया है, वह उसको गलत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 440 सीटें आती थी कांग्रेस की, कभी पूरे देश में राज करती थी। 80% हिंदुओं को आप कैसे नकार सकते हैं? जिस तरह यदि आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, अगर आप संविधान की दुहाई देते हैं, तो 80% हिंदुओं की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। अगर आप मस्जिद में जाकर के या किसी मजार में जाकर के चादर चढ़ा सकते हैं, तो राम जन्मभूमि के आंदोलन के उद्घाटन में क्यों नहीं आ सकते? आप कुंभ में जाकर के स्नान क्यों नहीं कर सकते? सवाल यहां राजनीति का नहीं है, सवाल यहां पे 80% हिंदू आबादी की आस्था का सम्मान का है। इसलिए कांग्रेस को ये जो रमन सिंह ने तुरुप का इक्का चला है, ये जो लेटर दिया है, इस पर बहुत सोच समझ करके फैसला करना होगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी इस पर पूरी तरह दृष्टि गड़ाए हुए। ठीक है, पांडे जी आऊंगा आपके पास। देवा जी से समझ लिया। देवा जी, क्या इसे भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा मानते हैं? क्या चुनाव में इसका असर हो जाएगा कि सरकार कुंभ ले जा रही है, विधानसभा अध्यक्ष कुंभ ले जा रहे हैं, और थोड़ा सा असहज हो जाएगी कांग्रेस, तो डैमेज हो जाएगा कांग्रेस को? इसलिए भी पत्र लिखा है क्या डॉक्टर रमन सिंह एक और आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, आचार संहिता का तो उल्लंघन किए हैं। आप क्या है, अपने आप को बचाने के लिए कुंभ का सहारा ले रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं।
जितने भी वक्ता भाई है मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं, उनके वक्तव्य का भी सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने एक चीज बस नहीं बताया कि क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते, संवैधानिक पद पर होने के नाते, क्या अपनी पार्टी का वो चुनाव प्रचार कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं, वो बता रहे हैं कि पहले ऐसी गाइडलाइन आ चुकी है, कर सकते हैं, ऐसा है क्या? कानूनी कोई गाइडलाइन होगी? नहीं, लिखा ही नहीं है ना। कर सकते क्या? संवैधानिक पद पर जो भी व्यक्ति रखते हैं वो कभी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ठीक है। और ये जो पत्र इन्होंने कुंभ के लिए लिखा है, ये भी दायरे में आएगा, ये कह रहे हैं आप? ये तो चुनाव के हथकंडा अपना रहे हैं ताकि अपना सद्भाव पूर्वक, ताकि मेरे खिलाफ कोई कुछ बोले मत। मैं मानवता के नाते सबको ले जाना चाहता हूँ। ये है, ये दिग्भ्रमित करने वाली वक्तव्य है और रिप्लाई है उनका। ठीक है। डैमेज कंट्रोल के लिए और मुद्दे से भटकाने के लिए ये पत्र लिखा गया है पांडे जी। क्या यही बात है निशिकांत जी? जी देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनतेसी, इनको लगता है ऐसा तो ठीक बात है, लेकिन मैं एक विषय उठाता हूँ कि अगर कुंभ में हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने तय किया कि जितने विधानसभा के सदस्य हैं सभी एक साथ जाके कुंभ स्नान करें, तो इसमें राजनीति क्या बात है? वो तो पुण्य का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन उसमें भी राजनीति करनी है। और जो बड़े भाई द्विवेदी जी कह रहे थे कि चादर चढ़ा सकते तो राम मंदिर के निमंत्रण में क्यों ठुकराया? क्योंकि वो चादर वाले नाराज हो जाते हैं द्विवेदी जी, वो मजार वाले नाराज हो जाते, इस कारण नहीं जा पाए। 20% के बदले में 80% छोड़ा, ऐसा धूर्त राजनीतिक तो कोई दुनिया कोई दूसरी पार्टी कर सकता है, हम लोग को तो ये समझ नहीं आता। लेकिन जो हमारे वकील साहब कह रहे थे, शायद सीनियर भी हमारे, विधानसभा स्पीकर भी कर सकेंगे चुनाव प्रचार। 10 सेकंड लूंगा आपसे मोहन जी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा स्पीकर राजनीतिक और चुनाव अभियान में भाग लेने पर किसी तरह की रोक या पाबंदी नहीं है। आयोग का कहना है कि स्पीकर भी सदन का एक निर्वाचित सदस्य होता है। स्पीकर पर आदर्श आचार संहिता के वही सारे नियम लागू होते हैं जो अलग से राजनीतिक व्यक्ति पर लागू होते हैं। और ये जो आरोप लगाया था, एक वकील जी थे जेपी धनेदिया ने, उसको आरोप को आधार नहीं माना गया और केंद्रीय चुनाव समिति ने इसको इनकार कर दिया। अब विषय क्या है कि क्यों ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं? देखिए, हार का ठिकरा किस पे फोड़ा जाएगा? क्योंकि महंत जी ने कह दिया कि हमको चुनाव लड़ना है बाबा के नेतृत्व में, तो कंधा था बाबा का, गोली लगी भूपेश दाऊ को। भूपेश दाऊ ने स्टेटमेंट दिया कि उनका अधिकार क्षेत्र में है नहीं। तो ये जो सर फुटौली चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, आपको इसका आकलन करना होगा मोहन जी, किसके सर पे ये गाज गिरेगा? क्योंकि बुझे हुए दिव्य सेना तो तीनों चुनाव हार चुकी है। चौथे चुनाव में ये महत्वपूर्ण है कि सभी जगह कांग्रेस पार्टी बैठी है सत्ता में, अभी नगर निगम में, वहां पे एक भी फॉर्म ढंग से नहीं भर पाने वाली कांग्रेस पार्टी आज मुद्दों की राजनीति से बाहर जाके भ्रम की राजनीति, कर्म तो कर नहीं पाए, भ्रम की राजनीति करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने का एक असंभव प्रयास है जिसको जनता ने नकारा। पांडे जी, लेकिन ये टाइमिंग की बात है। 11 तारीख तक चुनाव है, आप 11 तारीख तक सहमति लेने की बात कह रहे हैं कि भाई कौन जाएगा नहीं जाएगा। ऐसे में कांग्रेस अगर बोलती है जाएंगे तो भी आप लोग मुद्दा बना लेंगे, नहीं बोलेगी कि नहीं जाएंगे तो मुद्दा बना लेंगे। टाइमिंग पर सवाल उठा है कि 11 तारीख की मियाद रख दी और 13 को जाना है, 11 को परिणाम आना है। मोहन जी खाली बैठे हैं तो क्या किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिला कर। अरे भाई, कोई काम है आपके पास? आपको हम कुंभ नहलाने ले जा रहे हैं, आपका पुण्य होगा, आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, आपके मस्तिष्क स्वस्थ होंगे, मानसिकता ठीक होगी। नहीं, इनको तो वही चादर ही चढ़ाना है, खुले लुइया में ही सम्मिलित होना है। तो भैया, आपका तो कोई भगवान भी भला नहीं कर सकता, आप वही जाओ, वहां जाने लायक भी नहीं हो अगर आपको नहीं जाना है तो। लेकिन जो द्विवेदी जी ने कहा एक बात, देखिए, राम जी के दरबार में वही जा सकता है जिसको प्रभु बुलाए। इन लोग को, इन जितने पापी थे ना, इनको इसलिए नहीं बुलाएगा कि इन्होंने कार सड़कों पे गोली चलवाने वाले के साथ खड़े थे और बीजेपी के आप सज्जन है, गलत शब्द का उपयोग मत कीजिए। तो वक्तव्य दे रहे हैं वाले लोग को प्रभु श्री राम बुलाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसी कालखंड सभ्यता को रखिए। इसी कालखंड में मोहन जी 10 सेकंड लूंगा, जल्दी। इसी कालखंड में हमने ये भी देखा कि राम के शरण में हो आए, राम के शरण में भूपेश दाऊ आए और वन गमन पथ की चर्चा करने लगे, जबकि वो सारी चीजें पूरे देश में चल रही थी केंद्र सरकार की, और अपने ऊपर उसका पीठ थपथपा रहे थे भूपेश दाऊ। लेकिन आज भी याद है कि भूपेश दाऊ के बाबूजी ने क्या कहा था और किसी कांग्रेसी ने
निंदा का एक शब्द नहीं बोला। विषय पे रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं, अब क्या होने वाला है, क्या इसको लेकर पसोपेश में रहेगी कांग्रेस, कोई उत्तर नहीं आएगा, फिर भी वो मुद्दा बनेगा, कांग्रेस का कदम क्या हो सकता है अनिल जी? देखिए मोहन जी, निश्चित तौर पर रमन सिंह जी ने जो पत्र कांग्रेस को भेजा है, आमंत्रण कह सकते हैं, निमंत्रण कह सकते हैं, वह निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए न निगलने वाली न उगलने वाली स्थिति आ गई है। निश्चित तौर पर कुंभ तो एक भारतीय महाकुंभ है और ये वाला कुंभ तो 140 साल के बाद होता है, तो भाजपा के लोग तो जाएंगे ही, उसमें स्नान करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व तो उनका पुरजोर मुद्दा रहा है और वो उसकी चिंता भी करते रहे और वो प्रत्येक भारतीय समाज में घुलते मिलने की कोशिश करते हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो इस पर कई तरह के स्टैंड ले सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस विचारक मेरी बात को थोड़ा सुनेंगे गंभीरता से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये भाजपा का एक एजेंडा है या भाजपा ने आपको कहीं न कहीं गुगली फेंकी है, आप उसे खारिज कर सकते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन आप चाहें तो आप अलग से एक दल लेकर के कुंभ में जाएं और वहां स्नान कर सकते हैं। वो अपना कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम होगा, उसके लिए तो आपको किसी ने मना नहीं किया, सारा हिंदू समाज इसका स्वागत करेगा। तो कांग्रेस के विधायकों को चाहिए, चाहे चुनाव जीते, नगर निगम चुनाव चाहे जीते चाहे हारे, वे अलग से अपना एक दल लेकर के जाएं और वहां पर स्नान कर सकते हैं। हालांकि अगर वो भाजपा के साथ भी जाते हैं तो हिंदू समाज इतना ही स्वागत करेगा जितना भाजपा का करता है। लेकिन इसमें देखना होगा कि आपकी राजनीतिक दृष्टि किस उदारता के साथ आगे बढ़ती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा मोहन, मुझे याद है कि जिस समय कांग्रेस की महापौर थी डॉक्टर किरणमयी नायक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पथ संचलन निकला था। किरणमयी नायक ने उस पथ संचलन का स्वागत यह कहते हुए किया था कि चूंकि मैं रायपुर की महापौर हूं, प्रथम नागरिक हूं, इसलिए प्रत्येक संगठन के स्वागत करने का मुझे अधिकार है। आपको आश्चर्य होगा, किरणमयी नायक को नोटिस दिया था कांग्रेस ने क्योंकि आपने उनका स्वागत किया, लेकिन उसका कोई खामियाजा कांग्रेस को नहीं भुगतना पड़ा। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हुए तो वापस आ गई थी सरकार में। तो कभी कभी होता यह है कि आपकी बहुत उदारतापूर्ण दृष्टि, बहुत समझदारी वाले फैसले जनता पुरजोर स्वागत करती है और वो आपको किसी भी सरकार की चालाकी में फंसने नहीं देती, उसका खामियाजा नहीं भुगतने देती। लेकिन जब आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले फैसले करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ पसोपेश जरूर है, पर कांग्रेस इसका रास्ता निकाल लेगी, क्योंकि अभी चुनाव है, इसलिए शायद पत्ते ना खोले। देवा जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस इस गुगली को समझ रही है, वो बचेगी कि बोल्ड हो जाएगी? कांग्रेस को पूरा मालूम है, पूरा समझ में आ गया है। इन लोग क्या, बीजेपी वाले क्या है, दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, मतदाताओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। केवल बस हिंदू हिंदू बोल रहा है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी श्री राम जी का पूजा करता हूँ, प्रत्येक दिन पूजा करने के बाद निकलता हूँ, कांग्रेसी हूँ। क्या खरीद थोड़ी लिए बीजेपी वाले हिंदुत्व को? बिल्कुल, ये सब अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी श्रद्धा है। ये किसी के कहने पर कोई अपनी श्रद्धा को कोई नहीं चेंज करते। बिल्कुल, ध्यान भटकाने की कोशिश है, श्रद्धा अपनी जगह है और जो पार्टी का स्टैंड है वो अपनी जगह है। पांडे जी, जल्दी आखिरी कमेंट। मोहन जी, बिल्कुल हिंदुत्व को किसी ने नहीं खरीदा है, लेकिन ये जो हमारे मित्र अभी हिंदू बता रहे थे अपने आप को, तब इनकी आत्मा कहाँ मर जाती है जब सनातन को एड्स, सनातन को कोरोना, सनातन को महाबीमारी बोली जाती है, तब इनकी आत्मा कहाँ मर जाती है। और जब भूपेश दाऊ के पिताजी जब प्रभु श्री राम को अपमानित कर रहे थे, तब इनके मुंह में ताला लग गया था, ये हिंदू है, ये बताएंगे हमको। अरे भाई साहब, हिंदुत्व पे हमला होता है तब जागृत हुआ करो, तब पता चलेगा आपके भी डीएनए में हिंदू है। ऐसे हिंदुत्व का गाना गाने से कुछ नहीं होगा साहब। जब आक्रमण होता है हिंदुत्व पे, सनातन पे, गौ माता को सरेआम सड़क पे केरल कांग्रेस काटती है, तब आपकी आत्मा कहाँ मर जाती है? उस हिंदुत्व की आत्मा सिर्फ टीवी डिबेट में जागृत होती है आपकी। शर्म करो देवांगन जी, ऐसी मतलब क्या बोले, डिबेट में चिल्लाने से, बोलने से कुछ नहीं होता। सभ्यता बनाए रखनी चाहिए। डिबेट में आने से पहले आपको सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर बात कर रहे हैं करके। जनता क्या सोचेगी आपके ऊपर? चलिए ये विषय अलग स्तर पे चला जाएगा। हम आज दो पत्रों की बात करें, फाइनल का कमेंट ले लेते हैं। क्या लग रहा है अनिल जी, ऐसी बातें जनता में कितना इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, जनता के फैसले में क्या असर होता है कि इन चीजों का? जनता बहुत बड़ा, जनता जनार्दन का फैसला ही सब कुछ होता है। और यदि आज कांग्रेस पार्टी
440 सीटों से लेकर के अगर 40-50 सीटों पर आ गई, अब तो खैर 90-100 हो गई हैं, तो भी अगर सत्ता से वो च्युत हो गई है तो निश्चित तौर पर इसी तरह के फैसले आत्मघाती रहे हैं। और यदि बीजेपी 2 सीट से लेकर के आज 350 सीटों तक पहुंची है तो उसका प्रमुख कारण है कि उसने जो फैसले किए वो हिंदुत्व के पक्ष में किए और आज हिंदुत्व उसके साथ खड़ा हुआ है। बहरहाल फिर भी मैं कांग्रेस को सलाह दूंगा कि भले ही वो बीजेपी के इनविटेशन को स्वीकार न करे, लेकिन अलग से हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए से कुंभ में जाए और वहां पर डुबकी लगाए ताकि उसके भी सारे पाप कर्म खत्म हो सके। बिल्कुल, और कुंभ में सभी को जाना चाहिए, लेकिन इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। इसी फाइनल नोट पर इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ देवा देवांगन जी थे, उनका धन्यवाद। और निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।